सप्रेम नमस्कार मित्रों, मैं कुलकर्णी विजय कुमार मधुकर आज आपके सम्मुख एसएल हिंदी बीए बीकॉम बीएससी सेकंड ईयर के पाठ्यक्रम में जो नुक्कड़ नाटक रखा गया है, नई बिरादरी स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित है। स्वयं प्रकाश यह नाटककार जिनका जन्म इंदौर में हुआ था, इंदौर मध्य प्रदेश में 20 जनवरी 1947 में। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था और बाद में नौसेना और भारतीय डाक विभाग में भी नौकरी की थी, लेकिन कुछ सालों के बाद उन्होंने वो नौकरी छोड़ी है। तो प्रस्तुत जो नाटक है, नाटक का मूल उद्देश्य स्वयं प्रकाश ने जो नुक्कड़ नाटक लिखा है तो उसका उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास इस नाटक के माध्यम से किया गया है। नई बिरादरी यानी जातिवाद और सामाजिक भेदभाव जैसे मुद्दों पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। नुक्कड़ नाटक का अर्थ होता है जो चौराहों पर किया जाता है, इसके लिए रंगमंच की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मदारी का खेल होता है उस तरह से यह नाटक चौराहे पर, रास्ते पर किए जाते हैं और इसका उद्देश्य यही होता है सार्वजनिक तथा सामाजिक जो समस्या है या कुछ विषय है उसे इस नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत जो नुक्कड़ नाटक है इसका श्रेय वैसे सफदर हाशमी इनको दिया जाता है। तो ये नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वयं प्रकाश ने समाज में जो धर्म और वर्ग जैसे विभिन्न सामाजिक विभाजन के कारण समस्या निर्माण होती है, उस विषय को लेकर ये नाटक लिखा गया है। ये दलित विमर्श का नाटक है। इस नाटक में एक गांव की कहानी है जिसमें जो एक नई पीढ़ी, नई बिरादरी, नई पीढ़ी बदलाव चाहती है, समाज के वर्ग व्यवस्था भूलकर जीवन जीना चाहती है और सारे वर्ग भूलकर, जातीयता भूलकर मानवता का दर्शन करना चाहती है। लेकिन इसमें कुछ पुराने रूढ़ी परंपरा को मानने वाले रीति रिवाजों को के पूर्वग्रह में बंधे हुए लोग यह बदलाव नहीं चाहते और इसमें उच्च वर्गीय लोग इस पहल का विरोध करते हैं, जो बदलाव का, और इसके कारण मानवता बर्बाद होती हुई दिखाई देती है। और इस नाटक में भी जो दो युवक है वह बदलाव चाहते हैं, अलग अलग जाति के हैं और जाति के अलग अलग होने के बावजूद वो मानवता का दर्शन करना चाहते हैं। और इस कारण से इस नाटक में नई बिरादरी के माध्यम से किस तरह से पुराने विचारों को, रीति रिवाजों को और मानवीय तत्वों को वहाँ पर विरोध करते हुए एक नई पहल करने का प्रयास किया गया है और वह किस तरह से अंतिमतः इतने सारे समस्याओं के बाद भी अपनी जीत, अपना संघर्ष करना तय कर लेता है, संघर्ष करने के लिए तैयार होता है। तो नाटक वहाँ पर दलित विमर्श से संबंधित है। नाटक का जब परिचय देखते हैं तो परिचय पात्र परिचय में इस नाटक में धूड़ा और रमिया ये पति पत्नी है और उनका बेटा रामेश्वर और उसका एक मित्र है, युवक जिसे कहा गया है नाटक में, जो ब्राह्मण वर्ग से है, और रामेश्वर और धूड़ा रमिया यह दलित वर्ग से है। बाकी थानेदार वगैरह यह उन पुरानी पूर्वग्रह से मानने वाले लोगों के साथी माने गए हैं, उनके साथी माने गए हैं। तो इसमें ब्राह्मण, बनिया, अफसर यह पुराने विचारों को मानने वाले दिखाई देते हैं और सूत्रधार ये एक पात्र है जो लेखक है, अपने विचार सामाजिक तत्वों को लेकर व्यक्त करता है। तो नाटक का जब आरंभ देखते हैं तो नाटक के आरंभ में
नाटक मंडली का समूह गान है और उस समूह गान में दलितों की व्यथा वहां पर व्यक्त होती हुई दिखाई देती है। नाटक का पहले समूह गान इस तरह से है। पैदा होने से पहले किसने किससे पूछा था, पैदा होने से पहले किसने किससे पूछा था, वो कौन सा मजहब होगा लेगा, वो कौन सा मजहब लेगा, वो कौन जात चाहेगा। पूछा होता भी मानो कौन भला वो कहता। मुझको अछूत होना है, मुझको हरिजन बनना है, फिर भी हरिजन होना ही हम लोगों की गलती है। हम मजबूरों की जिसकी हर रोज सजा मिलती है। सबकी सेवा करते हैं फिर भी पीटे जाते हैं। मलमूत्र उठाते सबका फिर भी गाली खाते हैं। छाया से मात्र हमारी जो दूषित हो जाते हैं, वे खून हमारा हंसकर खुश होकर पी जाते हैं। यह समूह गान वहां पर जैसे नाटक में आरंभ होता है और नाटक के मन पर धूड़ा और रमिया आ जाते हैं और जैसे ही एक दूसरे से संवाद करते हैं कि धूड़ा कहता है ये लोग हमारा शोषण करते हुए खुश होते हैं, रम्या कहती है क्यों खुश होते हैं। और यह जब संवाद चल रहा है तभी गांव का जो ठाकुर है, ठाकुर मूछों पर ताव देकर वहां पर धूड़ा को ललकारता है, बोलता है वह चुप बैठ बदमाश, साला जबान चलाता है। तुम्हारे बाप दादा हमारे घर में काम करके उनकी जिंदगी चली गई है। और इस तरह से वहां पर जो ठाकुर उस धूड़ा को वहां पर भली बुरी सुनाता है और कहता है कि तुम्हारी जबान खींच लूंगा, इस तरह से तुम बातें करते हो तो जबान खींच लूंगा। और इस तरह से उस धूड़ा को गालियां देने लगता है ठाकुर, वहां पर गुस्सा होने लगता है। और यहाँ तक कि यहाँ पर नाटक में आवाज आती है धड़म धड़म धड़म, यानी उसे पीटा भी जाता है। तो तुरंत उसके बाद जैसे ठाकुर ने उस धूड़ा को बात की, तुरंत ब्राह्मण वर्ग वहां पर दिखाई देता है। ब्राह्मण एक आ जाता है और वो कहता है कि ओछे आदमी की ओछी सोच, इनका जीवन ही ऐसा गया है और इसी तरह से रहेंगे। शालीनता इनको कहाँ से आएगी, इनमें शालीनता है नहीं। और इस तरह से वहां पर वह ब्राह्मण वर्ग भी जो पूर्वग्रह से, नाटक के अंतर्गत पूर्वग्रह से ग्रसित है, और वह इस तरह से उस धूड़ा को लेकर कहता है कि ब्राह्मण का जन्म तो वहां पर ब्रह्मा के मुख से होगा, शत्रुओं का भुजाओं से होगा। यह कहते हुए वह उस धूड़ा को गालियां देने लगता है। वहां पर भी ठाकुर के साथ वो मिल जाता है। दूसरी बात आ जाती है बनिया की। अब ये बनिया उस धूड़ा के पास आ जाता है और कहता है तुम्हें जो कहना है कह ले, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो तुम्हारे पिताजी ने उनके माँ के मौसरे के लिए जो मुझसे 100 रुपये लिए थे, आज उसके कई पैसे हो गए हैं और कम से कम 700 रुपये 100 रुपये लिए थे, 5,700 रुपये 21 रुपये आज हो गए हैं। वह तुमने तो वो दिए नहीं और इस कारण से तुम्हारा घर, तुम्हारी जमीन तो मेरे नाम पर हो गई और वो जमीन मैंने ठाकुर को भी बेच दी, अब रहा घर। और इस तरह से वह उसे कहता है कि तुम्हें कौन पैसा देगा, कौन तुम्हारी मदद करेगा, इस तरह से तुम बात करते हो तो। और उस तरह से वह बनिया भी उस धूड़ा को कहता है। अफसर जब दूसरा तुरंत अफसर आ जाता और अफसर कहता है इन लोगों को इतनी को सुविधा दे गए, सरकार को भी यही लोग मिले थे जो इन्हें सुविधा इतनी दी है, क्या ये सुधरेंगे? और ये नहीं सुधर सकते और यह कूड़े में रहते हैं और कूड़े जैसा ही रहेंगे। इस तरह से वह अफसर भी कहता है इन्हें इतनी सुविधा है, पर्ची भरनी भी नहीं आती, यहाँ पर गंदगी आ रही, बदबू आ रही है। और तब वहां पर बनिया कहता है, ब्राह्मण बनिया उसके साथी कहते हैं कि ठाकुरदार के रिश्तेदार है। तो अफसर कहता है इंस्पेक्टर को कुछ चाय पानी, तो वह कहता है अभी नहीं, अभी पहले काम तहकीकात करनी है, तुम चलो। युवक कहता है खबरदार, वह वहां पर नहीं जाएंगे, तुम्हें जो तहकीकात करनी है यहीं पर करो। तब वह अफसर गुस्सा हो जाता है, इंस्पेक्टर गुस्सा हो जाता, तुम कौन हो? तो बनिया वगैरह कहते हैं तुम कौन हो? तब वह कहता मैं युवक हूँ,
तो युवक तुम्हारा नाम वगैरह कुछ होगा ना, तुम इस झमेले में मत पड़ो, ये उनकी बातें है। तब वो कहने के बाद वो युवक वहाँ पर इंस्पेक्टर को कहता है, तुम जो बात कर रहे हो तरीके से करो, तुम इंस्पेक्टर हो, कोई और बड़े अधिकार नहीं हो। और इस तरह से वह युवक उस इंस्पेक्टर को जब बात कर रहा है तभी उसी दौरान ठाकुर आ जाता है और ठाकुर रमिया को पीटने लगता है, चाटे लगाने लगता है। वहाँ पर रामेश्वर है, युवक है, उन्हें भी पीटा जाता है। और ऐसी अवस्था में एकाएक उस पिटाई के दौरान बाहर से आवाज आ जाती है। धूड़ा बाहर से हाथ में जो उसकी हथकड़ी थी उसी की जो वहाँ पर सलाई के साथ जो हाथ में हथकड़ी थी, जंजीर थी, वो जंजीर के साथ आ जाता है। और वह खबरदार औरत पर अगर हाथ उठाते हो तो वह कहते हुए वहाँ पर ठाकुर को पीटता है, बनिया को पीटता है, अफसर को पीट देता है। वो भाग कर आया है जेल से और वह तीनों लोग भाग जाते हैं। तब धूड़ा कहता है अपने बेटे रामेश्वर के शर्ट को पकड़कर वहाँ पर पकड़कर कहता है, अरे तू अगर 2-3 को मार देता तो मुझे अच्छा लगता। तू अपनी माँ को पीटता हुआ, एक औरत को पीटता हुआ देख रहा था। तब इस तरह से धूड़ा जब कहता है, रमिया कहती है तुम भाग कर आए हो, तुम्हें पुलिस कैद कर सकती है, तुम यहाँ से तुरंत जाओ। वो कहता है ठीक है। धूड़ा वहाँ से निकलता, मैं बागी बनूंगा, लेकिन इन लोगों को का बदला हमें लेना है। और धूड़ा वहाँ से निकल जाता है। और धूड़ा निकल जाने के बाद अब रामेश्वर अपनी माँ को कहता है, माँ चलो हम दूसरे शहर में जाकर रहेंगे। वो कहती है, वहाँ पर शहर में हमारा कौन है, कौन सहायता करेगा, कौन ना हमारे साथ होगा। ये गांव में हमारी कोई नई बिरादरी तो होगी, हमारे साथी होगी। वो कहता है, रामेश्वर तुम जब समस्या में थी, पुलिस आई थी, पिता को जेल में डाला गया, तब तुम्हारे पास कोई तुम्हारी बिरादरी वहाँ पर सहायता के लिए नहीं आई। और वह इस तरह से कहती है, लेकिन रमिया कहती है नहीं, वहाँ पर हमें जाना नहीं है। और फिर सारे यह युवक, रमिया और रामेश्वर मिलकर तय करता है, चाहे आप कुछ भी हो जाए, हमें आवाज़ उठाना है। इस जो पुरानी बर्बरता है, जो अन्य अत्याचार है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना है। और इस तरह से वहाँ पर एक नई पहर, नई बिरादरी के विचार इस नाटक के माध्यम से वहाँ पर सामने आ जाती है। और इस तरह से इस नाटक में दलित विमर्श की यह कथानक नाटक के सामने आ जाता है। नमस्कार। वो कहता है कि बनिया जी मैं ऐसी काम नहीं करता। तब वह बनिया उस धूड़ा को कहता है कि मैं तुम्हें मुफ्त में ऐसे काम नहीं लूंगा, तुम्हें 100 रुपये दूंगा। वो कहता है मैं मेरे पत्नी रमिया से पूछ कर आता हूँ। धूड़ा कहता है, अरे तू कैसा आदमी है नामर्द, जाकर स्त्रियों से पूछता है, चल मैं तुम्हें तुम्हारा कर्ज भी माफ कर दूंगा, तुम्हारे घर के कागजात लौटा दूंगा, सारी जमीन के कागजात लौटा दूंगा। और ये कहता है, फिर भी वो कहता है कि मैं जानवरों को ढोता हूँ, मैं मृत व्यक्ति को इस तरह से घसीटता नहीं हूँ। और वहाँ पर बनिया कहता है, कम से कम मस्जिद तक तो लाकर छोड़ उस लाश को, मैं और ये काम करेगा तो मैं तुझे शराब दूंगा। और वो बोतल दिखाता है, देख ये 100 रुपए की नोट है और 100 रुपए में बहुत सारा काम हो सकता है, एक एक की 100 नोट हो सकती है, देख तत्कालीन स्थिति के पैसे है ये। और वह इस तरह से उसे लालच दिखा देता है और लालच दिखाकर उस धूड़ा को मजबूर कर लेता है उस लालच के माध्यम से। और उसे कहता है, यह लाश तुम्हें उठाकर फेंकनी है, घसीट कर फेंकनी है। और धूड़ा किसी तरह से मान जाता है और मानकर वह कहता है ठीक है। और जैसे धूड़ा उस शराब के और पैसे के लालच में उस लाश को खींच रहा है, तभी पुलिस आ जाती है और धूड़ा को वहां पर कैद कर लेती है। और उसी को गुनहगार माना जाता है धूड़ा को। और पुलिस उठाकर ले जाती है। रमिया चिल्ला रही है कि अरे मार डाला, मेरे पेट पर हमारा लात मारा, मेरा पति दोषी नहीं है, उसने कुछ गुनाह नहीं किया है। और उसे बेमतलब के पुलिस पकड़ कर गई है, लेकर गई है, लेकिन सुनता कौन है। और इस तरह से वो चिल्ला रही है, रो रही है, लेकिन सुनता कौन है। और वहाँ पर एकाएक वह जैसे सुन रही है, वो गरीब के पेट पर जूता रखकर खड़ा हो गया यह बनिया। और इस तरह से कहने के बाद
पर कोई सुनने वाला नहीं है। रामेश्वर वहाँ पर फिर अफसर आ जाता है। अफसर आ जाने के बाद वहाँ पर वह अफसर आकर कई आवश्यकता, हमारी सहायता की आवश्यकता। ठाकुर कहता है हमारे यहाँ पर इस तरह से बातें हो रही, कोई रो रहा है, कोई दलित रो रहा है, कोई गरीब रो रहा है, हमें सहायता करनी चाहिए। और यह कहते हुए वहाँ पर ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण ये सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उस रमिया को कहते हैं कि तू चिंता मत कर, तुम्हें वहाँ पर कुछ तुम्हारी जमीन तो कुछ दे देंगे, कुछ पैसे दे देंगे। और इस तरह से वह रमिया को वहाँ पर कहते हैं। रमिया वहाँ पर गुस्सा हो रही है, अंदर अंदर टूट गई है, बेसहारा है, खाने के लिए कुछ नहीं है। और ऐसी स्थिति में वहाँ पर रमिया जैसे चिल्ला रही है, वो रो रही है। और उसमें से फिर एकाएक रामेश्वर आ जाता है और वो युवक आ जाता है। और युवक उस रमिया को पकड़ लेता है और कहता है चिंता मत करो। वो रमिया कहती है तुम कौन हो? वो कहता है मैं युवक हूँ। युवक हो? तो तब रामेश्वर कहता है मेरा मित्र है। और मित्र होगा तो इसका नाम होगा कुछ तो रमिया को जैसे पता चलता है ब्राह्मण है, तो वो कहती है वह सवर्ण है और बड़े लोगों के साथ मिल जाएगा और उसी के साथ मिल जाएगा। रामेश्वर कहता है वो वैसा नहीं है, वो नए विचारों का है, नई बिरादरी का है। फिर भी रमिया नहीं मानती। रमिया कहती है क्या तुम मेरे दुख जान सकते हो? क्या मेरी पीड़ा जान सकते हो? क्या खेत में जाकर काम कर सकते हो? दूसरों के घर के जो महिला है उसे ढो सकते हो? मरे हुए जानवर को तुम ढो सकते हो? और इस तरह से वह अनेकों प्रश्न जैसे रमिया उस युवक को कर रही है। तब रामेश्वर कहता है माँ वैसे मत कर। वो कहती है ये खाएगा कहाँ पर? हम तो दलित है। रामेश्वर कहता है वो हमारे साथ खाएगा। तो वह कहती है तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो वह युवक कहता है मैं तुम्हारे लिए अर्जी दे सकता हूँ। और इस तरह से दोनों जैसे तीनों खाने के लिए बैठे, युवक, रामेश्वर और रमिया। तभी वहाँ पर अफसर आ जाता है, वह बनिया आ जाता है, ब्राह्मण आ जाता है, सारे लोग आ जाते हैं। और अफसर कहता है अरे तू ही इंस्पेक्टर आ जाता है और कहता है तू धुड़ा की पत्नी है ना रमिया, ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारे ऊपर खून का इल्जाम है और तुम्हें वहाँ पर तहकीकात के लिए ठाकुर के घर चलना होगा। वो कहता है युवक कि ठाकुर के घर क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो इंस्पेक्टर कहता है टेबल नहीं, कुर्सी नहीं, साफ सफाई नहीं है, गंदगी है, मुझे बदबू आ रही है। तब इन्हें पर्ची भरनी भी नहीं आती, इतनी सारी इन्हें सुविधा दी गई है। राजगद्दी पर बैठाओ या किधर भी बैठाओ, इनकी आदत ही इस तरह की ही होगी। इस तरह से वो अफसर भी कहता है। तो इन बातों को लेकर सूत्रधार यानी यह लेखक कहते हैं कि आज़ादी के बाद भी लोग धमकाते हुए दिखाई देते हैं, लोग इस तरह से इनको वहाँ पर दबाते हुए दिखाई देते हैं संस्कारों में। लेकिन यह दलित समाज संस्कारों से जकड़ा है पुराने, और इसलिए आवाज़ उठाना नहीं जानता। और इस तरह से शिक्षित हो इसलिए उठता है तो जूझ नहीं पाता, और इसी चक्कर में कैसे होता है हलाल, और इस कारण से वो आवाज़ नहीं उठाते, इसलिए ये हलाल होता है। अफसर दबाता है, ब्राह्मण दबाता है, बनिया दबाता है, और इस तरह से शोषण उनका होता रहता है। तो ठाकुर तुरंत उसे कहता है अरे धुड़ा, जो वो धुड़ा सो गया क्या? खेत को पानी कौन देगा? वहाँ पर जानवर है, उन्हें चारा कौन देगा? और वह इस तरह से धुड़ा को कहता है। धुड़ा कहता है मालिक जाऊंगा, थोड़ी रोटी सुबह से नहीं खाई और खा के जाऊंगा, रोटी बाद में खा लेना। रोटी कहता है भूखे खड़े हैं मेरे जानवर खेतों में, जाओ पहले उन्हें वह चारा डालो। और इस तरह से कहता है ठाकुर, और धुड़ा जी मालिक कहते हुए निकलता है। ठाकुर कहता है और सुनो, रमिया को यानी धुड़ा की पत्नी को रात में मेरे पैर में दर्द है, पैर दबाने के लिए भेजो। स्त्री शोषण। तो वहां पर जिस तरह से यह ठाकुर धुड़ा को कहता है, रमिया कहते मैं नहीं जाऊंगी। धुड़ा कहता है क्यों नहीं जाएगी? रमिया कहती है तू भी मत जा, देखते क्या करेंगे। धुड़ा कहता है वो मालिक है, कुछ भी कर सकता है, तुम्हें पता नहीं सरस्वती और गणेशी की लाश कहाँ मिली थी, वो मार भी सकता है। रमिया कहती है जब मरना ही है तो एक दिन मरना है, हर दिन इस तरह से मर के क्या मतलब है, जीकर मर के जीने से क्या मतलब है। धुड़ा कहती है पगली है, मान ले रोटी बाद में आकर खा लेंगे तो मर नहीं जाएंगे,
मैं जा रहा हूँ वहाँ पर काम के लिए। तो वहाँ पर तुरंत ब्राह्मण आ जाता है। अरे कहता, अरे धूड़ा, तुझे तेरा सत्यानाश, आज हमारी इतने चाला के पीछे जो घास है वो निकालने के लिए तुझे मैंने कहा था। वहां पर पाखंड आनंद स्वामी आने वाले, महाराज आने वाले हैं, और वह आएंगे तो जो घास देखकर और क्या कहेंगे, तुम्हें साफ सफाई करनी होगी, चलो। और इस तरह से वह उसे, आप धूड़ा को खाना खाने की भी समय नहीं है और सारे लोगों से बता रहे हैं। धूड़ा कहता है, महाराज जी मैं रोटी खाकर, वो कहते हैं अरे रे, ये तो अग्नि, पेट की अग्नि कभी जो समाप्त नहीं होती, इतनी खाने में आ सकती, अग्निकुंड, पागल, चल पहले काम कर। और इस तरह से तो कहता है। तो रम्या कहती है, ब्राह्मण का कहना मानना पड़ेगा, नहीं तो धरती भी शापित हो गई थी और इसलिए तुम्हें जाना पड़ेगा। वह धूड़ा कहता है, नहीं जाऊंगा तो क्या होगा। वो कहती है, हमारा रामेश्वर। वो कहता है, रामेश्वर को क्या होगा, रामेश्वर को कुछ नहीं होगा, वो शहर से जब पढ़कर आएगा तो मैं सब बदल दूंगा। और इस तरह से वह कहता है, बनिया, अरे, तो उतने में बनिया आ जाता है और बनिया कहता है, अरे धूड़ा जी मर गए क्या, है क्या घर में। और इस तरह से वह बनिया आ जाता और कहता है, जिंदा है, जय लक्ष्मी और नारायण की। और मैंने सोचा गया मेरा कर्ज धूड़ा जी, यानी तुम मर गए तो क्या होगा मेरे कर्ज का। और इस तरह से धूड़ा को कहता है, क्या बात है शेठ जी, इतनी रात आ गए। धूड़ा कहता है, इतनी रात हो गई तुम आ गए। तो बनिया कहता है, नहा बाहर आइए फिर बात करते हैं, बाहर तो आइए। धूड़ा को कहा जाता है। वो कहता है, क्या बात है। वह बनिया कहता है कि एक मेरा तुमसे काम है कि मेरा एक कर्जदार था, आसामी जिसे कहते हैं, उसने कई साल पहले मुझसे 100 रुपये लिए थे, लेकिन वो दे नहीं पाया, इसलिए मैंने उसकी जायदाद नाम पर की मेरे। इतना ही नहीं, उसकी पत्नी भी मेरे पास ही है, और इसलिए, और वह जैसे थोड़े दिनों के बाद मुझे पूछने के लिए आया, हाथापाई हो गई और उसमें लादाजी मेघवाल नाम का जो व्यक्ति था मर गया, और इसलिए आप उसकी लाश मेरे घर के सामने पड़ी है, तो मैं उसे उठाना है और उठाकर वहां पर दूर फेंकना हो। कहता है,